everyone, welcome back as we are doing chapter 7 Mineral and Energy Resources of 12th Geography, and in last two videos we have discussed about mineral and energy resources. हमने minerals like metallic minerals, non-metallic minerals के बारे में अच्छे से डिस्कस किया. मेटालिक मिनरल में हमने फेरस मिनरल लाइक आयरन एंड मैग्नीज, नॉन फेरस मिनरल लाइक कॉपर, बॉक्साइट, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया. और नॉन मेटालिक मिनरल्स में लाइक हमने माइका और जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. आज हम करने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स या एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस किया वो सब कन्वेंशनल थे. कन्वेंशनल मीन्स नॉन रिन्यूएबल, कि उन सबको चाहे वो कॉल है, पेट्रोलियम है या मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, उनको हम दोबारा से नया नहीं कर सकते. उनको बनने में यानी उनकी फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. बट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स कि इनको हम लॉन्ग पीरियड तक यूज कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी. और ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हमें बहुत ही सस्टेन्ड यानी एक सस्टेन्ड पावर प्रोवाइड करते हैं विच इज इको फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी. फिर चाहे वो सोलर प्लांट है या विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जब ये प्लांट सेटअप किए जाते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए तो इनकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, बट बाद में इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी चीप होती है. और ये रिन्यूएबल है यानी इनको हम लॉन्ग पीरियड तक बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट सस्टेन रहेगा. फर्स्ट है यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज. न्यूक्लियर पावर जो है इसको जनरेट करने के लिए जिन मिनरल्स की हमें जरूरत होती है वो है यूरेनियम और थोरियम. अब इंडिया में यूरेनियम और थोरियम के काफी रिजर्व्स हैं. यूरेनियम मेनली अकर इन धारवाड़ रॉक्स. धारवाड़ रॉक्स जो मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, तो वो सारा सिस्टम जो है उस पूरी बेल्ट में धारवाड़ रॉक्स हैं और उनमें यूरेनियम मिलता है. इसके अलावा सिंहभूम जो भी कॉपर बेल्ट है झारखंड में, सिंहभूम जहाँ से तांबा मिलता है, तो उस पूरी बेल्ट में भी यहाँ पर यूरेनियम के रिजर्व्स हैं. उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी बहुत सारे यूरेनियम के रिजर्व्स हैं. नेक्स्ट जो थोरियम है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड लाइमनाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. कि थोरियम भी न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स में यूज होता है, इससे भी न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है. और ये कहाँ मिलता है हमें, जो मोनाजाइट और लाइमनाइट रॉक्स हैं केरला की कोस्ट में और तमिलनाडु की कोस्ट में, यहाँ पे हमें थोरियम के रिजर्व्स मिलते हैं जिनको न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के यहाँ पे काम में लाया जाता है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और महानदी रिवर ओडिशा में भी यहाँ पर भी थोरियम के रिजर्व्स हैं. वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट जो है, जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोनाजाइट के डिपॉजिट्स हैं वो है पालक्काड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम. इसके अलावा महानदी रिवर डेल्टा ओडिशा में. तो यहाँ इंडिया में यूरेनियम और थोरियम के रिजर्व्स बहुत अधिक हैं. इनको हम प्रॉपर मैनर में यूज करके बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में. ये 1 मार्क का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे. इट वाज एस्टैब्लिश इन 1954 और बाद में इसका एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का रीनेम किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 में. ये भी 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसका रीनेम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर.
न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में कहाँ हैं, कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है? तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभट्टा नियर कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका एंड काकरापरा गुजरात में। तो ये मेजर जो है इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स के बाद है सोलर एनर्जी। दिस इज ऑल्सो इनएग्जॉस्टिबल एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि नॉन कन्वेंशनल है, रीन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कभी भी फिनिश नहीं होंगे। हम लॉन्ग पीरियड तक सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सन रेज से यानी सूरज की किरणों से सोलर एनर्जी जनरेट की जाती है। सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोलर एनर्जी। और इसके टू इफेक्टिव प्रोसेस है, एक है फोटोवोल्टेक्स जिसमें डायरेक्ट सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिसमें कुछ लेंस और मिरर्स के ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उससे बिजली बनती है। दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, थर्मल मीन्स हीट, यानी कि हीट प्रोड्यूस की जाती है, पहले गर्मी पैदा की जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट किया जाता है। और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है दैट इज मच इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी की। एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, यानी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। दूसरा ये इको फ्रेंडली है, मीन टू से कि पॉल्यूशन फ्री है और इजी टू कंस्ट्रक्ट है, कि इसको कंस्ट्रक्ट करना, इस प्लांट को लगाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सोलर एनर्जी में हम एक बात याद रखें कि इसमें जब सोलर पैनल सेट किए जाते हैं तब इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा होती है, बट बाद में जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही सस्ती है। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स, कि ये जो कोयले के और ऑयल बेस्ड प्लांट पे थर्मल पावर बनाते हैं उनसे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है and 10% more effective than nuclear plants. Mainly solar energy used की जाती है, बहुत सारे appliances हैं like heaters, crop dryers, cookers, आपने solar cooker के बारे में भी सुना होगा। और हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है और जिनमें स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, गुजरात, these have great potential to generate solar power. सोलर एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज रहती हैं और लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं, कि पूरा दिन वहाँ पर सन की हीट वहाँ पे इकट्ठी की जा सकती है और उसको सोलर एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी आफ्टर देयर इज विंड एनर्जी, एंड विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो नेचुरल विंड है, हवा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टरबाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कुछ टरबाइंस लगाने पड़ते हैं और उसमें विंड को, हवा को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कि एनर्जी कन्वर्शन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज वेरी सिंपल, कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो ब्लो विंड है, यानी ब्लोइंग विंड जो चलती हुई हवा है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो भी विंड सिस्टम है, एक परमानेंट सिस्टम होता है, दूसरा लोकल विंड्स होते हैं। परमानेंट विंड सिस्टम लाइक ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लाइज हैं या मॉनसून विंड्स हैं, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। लोकल विंड्स लाइक लैंड एंड सी ब्रिजेस, की जो समुद्र के आसपास की जो हवाएं हैं, दैट ऑल्सो कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडिया में यहाँ पर जो मतलब विंड एनर्जी जनरेट करने की जो भी प्लानिंग की गई है, इट हैज द एम्बिशियस प्रोग्राम टू इंस्टॉल 250 विंड ड्राइवन टर्बाइंस, कि भारत में जो है अभी 250 विंड ड्राइवन टोटल जिसकी कैपेसिटी होगी 45 मेगावाट्स, और ये 12 सुटेबल लोकेशंस पर सेट करने का एक एम्बिशियस प्रोग्राम, यानी कि एक आगे का प्लान किया गया है कि विंड एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे।
Ministry of Non-Conventional Sources of Energy is developing wind energy in India to lessen the burden of oil import bill. कि हम जो दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारी बहुत सारे इंडियन करेंसी उस पर खर्च हो जाती है, तो उस खर्चे से बचने के लिए हम विंड एनर्जी के ऊपर अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर फोकस कर रही है। एंड विंड पावर जनरेशन जो इंडिया में पोटेंशियल है दैट इज एक्सीड्स 50,000 मेगावाट्स, कि हम 50,000 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी विंड से जनरेट कर सकते हैं और एटलीस्ट उसका 1/4 हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये फेवरेबल कंडीशंस हैं जहाँ पर विंड एनर्जी एग्जिस्ट है, यानी वहाँ पर बहुत सारी हवाएं चलती हैं और उससे हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइडल एंड वेव एनर्जी, कि ओशियंस में जो वेव्स हैं यानी जो तरंगें, जो लहरें उठती हैं और जो टाइड्स हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनिट एनर्जी एंड स्टार्टिंग से यानी 17th और 18th सेंचुरी से ही यहाँ पर कुछ एफर्ट्स किए गए थे कि टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। इंडिया में ग्रेट पोटेंशियल है क्योंकि कोस्टल रीजन में बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, लाइक गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी कंट्री की। तो एक ग्रेट पोटेंशियल है कि हम बहुत अधिक मात्रा में टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जितनी कर सकते हैं उतनी अभी यहाँ पर इंडिया में टाइडल एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जब जियोथर्मल मीन्स कि जो हमारी अर्थ है और अर्थ के अंदर काफ़ी हीट है और इंटीरियर जो मैग्मा बाहर निकलता है तो बहुत गर्म होता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा धरती के अंदर यानी जो अर्थ हमारी है उसके अंदर जो हॉट वाटर है यानी उसमें कुछ ऐसे कुएं हैं गर्म पानी के जिनसे बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और मेनली हमारे कंट्री में जो जियोथर्मल प्लांट है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। जियोथर्मल एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी यानी धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो भी एनर्जी है उसको हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स के द्वारा बाहर निकालते हैं और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। जो फर्स्ट यहाँ पर अंडरग्राउंड हीट बाहर निकाली गई थी वो था 1890 में यूएसए में इडाहो में, और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स को हीट प्रोवाइड करने के लिए गर्म पानी का यानी हॉट वाटर पाइप का एक बहुत बड़ा नेटवर्क यानी जाल बिछाया गया था और अभी भी ये प्लांट वहाँ पे वर्क कर रहा है। जियोथर्मल एनर्जी के बाद है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है या म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, गार्बेज, एनिमल वेस्ट, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और रूरल एरिया में ये एनर्जी बहुत अधिक प्रोड्यूस हो रही है। इसे गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है और किचन के लिए कुकिंग गैस प्रोवाइड कर रही है बायो एनर्जी, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को इसने काफ़ी कम कर दिया है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की। पूरे चैप्टर को डिस्कस करने के बाद, स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं यानी नॉन रिन्यूएबल हैं। वो कभी भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कभी भी फिनिश हो जाएंगे, बट हमारा सबका कंट्री का, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज का डेवलपमेंट सस्टेन रहे तो उसके लिए हमें सारे रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियस मैनर से यूज़ करना है। बट पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ और बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम लॉन्च हो रहे हैं तो मिनरल्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा अल्टरनेट ढूंढना है कि डेवलपमेंट भी सस्टेन रहे और हम रिसोर्सेज का कुछ और तरीके से यूज़ भी कर सकें। इन केस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स की, अगर हम मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो हमें बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और मेटल्स का जो स्क्रैप है यानी जो उनका कबाड़ है वो मेटल्स खराब हो गई हैं तो उनको रिसाइकलिंग के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। और मेटल्स के यूज़ करने के साथ साथ हमें उनके बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं
वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लाइक प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं या अच्छे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं या ग्लास के यानी कांच के बर्तन होते हैं, तो हम इसके जो भी सब्सटीट्यूट हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि जो मेटल्स हैं वो तो बहुत ही कम है, तो उनको हम प्रॉपर मैनर में यूज़ करें। और जो भी हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल, तो उनकी जगह हम अब जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल पावर, तो ये सब हम यूज़ करना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, सो दैट कि डेवलपमेंट भी सस्टेन रहे और जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनके ऊपर ओवर बर्डन भी नहीं रहे। क्योंकि हमारे इंडिया में ये रिसोर्सेज मंगवाने में लाइक कॉल और पेट्रोलियम, इनके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, दूसरी कंट्री से मंगवाने पड़ते हैं, तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो हमें इनकी जगह अभी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हम मिनरल्स अब हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं वो हम कम करें और इन रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर और इसके सारे जो भी टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुए हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।